2026 अभी चालू ही हुआ है, ऑलरेडी एक सरप्राइज सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गया। एंड ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई। वैसे तो ये लोग एलाइज हैं, अमेरिकन एलाइज के पूरे पार्ट में, उस अम्ब्रेला के पार्ट में जो रीजनल हेजेमनी अपनी बनाए रखते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या। यमन के अंदर जो यूएई की शिपमेंट्स जा रही थी, मिलिट्री उसमें एसेट्स थे, उसको सऊदी अरेबिया ने जाके बॉम्बार्ड कर दिया। तो भाई अब सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि यमन के अंदर हो क्या रहा है। भाई यमन को कंट्रोल करने के लिए ना बहुत ही सारी एक्सटर्नल पावर्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे यमन में एग्जैक्टली 3 मेजर पावर्स हैं। सबसे पहले अंसार अल्लाह हो गए, जिनको इनफॉर्मली हूथीज के नाम से जाना जाता है, ये हैं बैक्ड बाय ईरान। देन हो गई आपकी सो कॉल्ड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यमनीज गवर्नमेंट, इसको बैक करती है सऊदी अरेबिया। ये जो सो कॉल्ड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, इसको यूएई भी सपोर्ट करती थी। ये था 2017 तक। फिर उसके बाद 2017 ऑनवर्ड्स एक और नई बॉडी आ जाती है सामने, एक और नई पावर आ जाती है सामने। इसका नाम है एसटीसी, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। ये था एक्चुअली पार्ट ऑफ द इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ यमन का। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की लड़ाई चालू कर ली एंड डिमांड करने लगे एक नई स्टेट साउथ ऑफ यमन में। एंड इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? सरप्राइज सरप्राइज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब आप इमेजिन करो, स्थिति ऐसी थी कि हूथीज को हराने के लिए ये लोग इकट्ठे थे। कौन? यमनीज गवर्नमेंट। और इनको सपोर्ट कौन करता था? सऊदी अरेबिया एंड यूएई। पर अब यूएई ने अलग से जाके ये एसटीसी जो है इसको भी सपोर्ट करना चालू कर दिया। एंड अब रीसेंट इवेंट्स ऐसे हो गए कि ये एसटीसी जो है ये बहुत ज्यादा टेरिटरी गेन करने लगी, तो इससे सऊदी अरेबिया को इरिटेशन मचने लगी। तो ये सऊदी को अच्छा नहीं लगा कि भाई जो जिस पावर को वो बैक कर रहा है, जो कि सो कॉल्ड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है ऑफ यमन, उसकी अपोजिंग फोर्स को यूएई बैक कर रहा है। तो फिर उन्होंने फाइनली जाके अटैक कर दिया यूएई की जो शिपमेंट्स आ रही थी। उन्होंने कहा ये जितनी भी सारी शिपमेंट्स हैं ये हेल्प करती है ये एसटीसी को ग्राउंड गेन करने के लिए। अब ये पहली बार नहीं है कि ये दोनों यूएई एंड सऊदी अरेबिया, इवन दो दे आर एलाइज, कि ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हो। सूडान में भी यही हाल है। जो आरएसएफ है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएई। ये वही आरएसएफ है जो जाके लोगों को भूख से मार रही है। बहुत ही भारी, वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है सूडान में। एंड जो सूडानीज गवर्नमेंट है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? सऊदी अरेबिया। तो अब इस अटैक से हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई अगर किसी के लिए भी फेवरेबल है, अगर किसी के लिए भी फेवरेबल है ये चीज, तो हूथीज के लिए है। क्योंकि वो ऐसे एक बॉडी के खिलाफ लड़ रही है जो कि पहले यमनीज गवर्नमेंट थी, एक साथ थे, अब उन दोनों के बीच में गैप पैदा हो गया है। एंड उन दोनों के जो सपोर्टर्स हैं उन दोनों के बीच में भी गैप पैदा हो गया है। फाइनली अभी रेजोल्यूशन ये निकला है कि यूएई अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा, तो उनको सॉर्ट ऑफ सरेंडर करना पड़ा इन फ्रंट ऑफ सऊदी। कोई डाउट नहीं है इसमें कि डोनाल्ड ट्रंप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मीडिएट किया होगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहेंगे कि भाई हमारे जो दो दोस्त हैं, एलाइज हैं, वो आपस में ही भिड़ जाएं। एंड ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने एकदम आउट ऑफ ही ब्लू जाके ये अटैक कर दिया। उन्होंने काफी वार्निंग दी थी ऑलरेडी। उन्होंने वार्निंग दी थी कि जो आपने टेरिटरी कैप्चर की है, जो नेमली है हदरामौत एंड अलमारा, इससे आप विड्रॉ कर जाएं। तो जब सऊदी अरेबिया को लगा कि भाई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, हद के पार जा रही हैं, तो उन्होंने जाके ऐसा अटैक करना ज़रूरी समझा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डलवाया होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे कि भाई वो विड्रॉ कर जाएं। एंड अगर आप ज्योग्राफी देखो इसकी, तो सऊदी अरेबिया के ज़्यादा स्टेक्स हैं, क्योंकि ये तो उनका, वो लोग कहेंगे कि भाई सो कॉल्ड बैकयार्ड है हमारा, एकदम नेबरिंग है यमन उनसे। यूएई फिर भी थोड़ा दूर है। तो ये समझना अब जरूरी है कि भाई यूएई क्या चाहता है इस चीज से, क्योंकि यूएई से बॉर्डरिंग है सऊदी अरेबिया, पर यमन तो उससे बॉर्डरिंग नहीं है, तो ज्यादा कंसर्न तो ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया का ही रहेगा ना। कहानी ऊपर ऊपर तो यही देखने को मिलती है कि भाई हम तो उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग अपना रेवोल्यूशन ला रहे हैं, वो लोग अपनी नई स्टेट चाहते हैं क्योंकि ओप्रेस्ड है, फलाना ढिकाना। ठीक है, असलियत तो ये है कि यूएई वहां पे प्रेजेंट रहकर मैरिटाइम जो रूट है उसको कंट्रोल करना चाहता है, उस मैरिटाइम रूट को सिक्योर करना चाहता है। क्योंकि अगर जो साउथ ऑफ यमन में जो टेरिटरी है उसको अगर वो लोग हथिया लेते हैं, तो बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स एंड आइलैंड्स हैं उसके ऊपर उनका कंट्रोल हो जाएगा, तो काफी मैरिटाइम रूट भी कंट्रोल कर सकेंगे वो। तो भाई अमेरिका भी इसको बहुत ध्यान से देख रहा है, इनफैक्ट एक्टिवली मीडिएट ही कर रहा होगा। साथ ही साथ आई नो बहुत सारे लोग जो ये देख रहे होंगे वीडियो कहेंगे अरे इनको तो हर चीज में इजराइल को ही ब्लेम करना है। मैं तो फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब इजराइल यहां से कहां पे इन्वॉल्व है? देखो, एक चीज जो हम जानते हैं कि अगर किसी ने इजराइल के नाक में सबसे ज्यादा दम कर रखा है तो वो हूथीज ही हैं, अंसार अल्लाह ही हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक जेनोसाइड चलेगा तब तक हम यहां से कोई भी इजरायली शिप गुजरने ही नहीं देंगे। इसके वजह से इजराइल के पोर्ट्स बैंकरप्ट हो गए। एंड इजराइल की लाइफलाइन है ये पोर्ट्स। अगर यहां से शिप्स नहीं जा पाती, उनको दूसरा लंबा रूट लेके जाना पड़ता है, विच इज वेरी वेरी लॉन्ग। एंड यहां से अगर कोई शिप्स निकलने की कोशिश भी करती हैं तो इंश्योरेंस कॉस्ट इतने ज्यादा हाई हैं
ठीक है, कि वो वायबल ही नहीं बचता। देखो ये कोई छुपी बात नहीं है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजराइल काफी हद तक पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। सबसे पहले तो इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिए हैं यूएई ने टाइज। इनफैक्ट यूल बी सरप्राइज टू नो कि एमिरेट्स की कितनी सारी फ्लाइट्स जाती हैं फ्रॉम टेल अवीव टू यूएई, एंड लोग वहां से या तो वहीं पे रुक जाते हैं या वहां से ट्रांजिट करके और बाकी देशों में जाते हैं घूमने। एब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुके हैं वो, विच बेसिकली सेज कि हमारी आपसे टाइज नॉर्मलाइज्ड हैं। सूडान के अंदर यूएई रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को, वही उन्हीं फोर्सेस को जो जेनोसाइड कर रही है, सपोर्ट कर रहा है। एंड उसमें इजराइल का क्या रोल है, काफी बड़ा रोल है। इनफैक्ट उस टॉपिक पर तो हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, जरूर उसको चेकआउट करना। इसके अलावा इजराइल और यूएई के डिफेंस पार्टनरशिप्स भी काफी हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएई ने इन्वेस्ट किया है इजरायली आर्म्स कंपनी में $10 मिलियन। ठीक है, अब आप इमेजिन करो, लोग मुस्लिम सॉलिडारिटी की बात करते हैं, पर यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक मुस्लिम कंट्री, ठीक है, जाके इन्वेस्ट कर रहा है इजराइल की आर्म्स कंपनी में, नोइंग फुली वेल कि ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जा रहा है, दिस इज गोइंग कंट्रीब्यूटिंग फुल कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू द जेनोसाइड जो गाजा में चल रहा है। इसके अलावा एक इजरायली स्टेट ओन डिफेंस फर्म है जिसका नाम है कॉन्ट्रॉप प्रिसिशन टेक्नोलॉजीज। इनका एक रीजनल आर्म कहाँ खुल रहा है, यूएई के अंदर खुल रहा है। सिंपल बात है, अगर यूएई की फोर्सेस वहां डोमिनेट कर लेती हैं जैसा कि वो लोग चाह रहे थे येमेन के अंदर, तो फिर टारगेटिंग हूथीज कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड यही रीजन है कि सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है इजराइल। वहां पे इनफैक्ट बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रही हैं, एंड इस टॉपिक को तो हम डिटेल में और कवर कर सकते हैं। बट रीजन क्या है, मेन रीजन विच आई बिलीव इज कि मैरिटाइम रूट सिक्योर कर सकें, हूथीज को आसानी से टारगेट कर सकें। अगर आप उनको आसानी से टारगेट कर पाओगे तो मे बी आप सिक्योर कर पाओगे कि यहाँ से जितनी भी इजरायली शिप्स हैं वो इजराइल पहुंच जाएं, एंड जो उनके पोर्ट्स जो हैं जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, ठीक है, वो थोड़ा सरवाइव करने लगे। इजराइल की इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है, ये आपको सरफेस पे नहीं दिखेगा, बट वो एक्चुअली वॉर टाइम इकोनॉमी बन गई है। आप सर्व करो आर्मी में तो आपको टोकन्स दिए जाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर्मी में सर्व करने के लिए आपको काफी पैसे मिलते हैं। तो जो भी लोग नॉर्मल नौकरी कर रहे थे उससे कई ज्यादा पैसे आर्मी में सर्व करने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा उनकी आर्म्स इंडस्ट्री है पूरी, वो भी वॉर पे डिपेंडेंट है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स क्या हैं इसराइल के, आर्म्स हैं, ठीक है, आपके सर्वेलेंस हो गए, ये सब पैलेस्टीनियंस को ऑप्रेस कर करके ही ये लोग इतने अच्छे हो गए सर्वेलेंस में कि और किसी कंट्री को कैसे इतना ज़्यादा टेस्टिंग लैब मिलेगा वेपन्स टेस्ट करने के लिए, जो उन्होंने गाजा में किए, एकदम गाजा को लैब बना दिया। ठीक है, साथ ही साथ पूरा वेस्ट बैंक है, पूरा गाजा है, फुल पैलेस्टीन है, सर्वेलेंस के जितनी भी चीजें ये लोग बनाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए एकदम पूरा लाइव लैब मिला हुआ है। तो इनके ज्यादातर स्टार्टअप्स भी यही काम करते हैं। तो अगर मान लो यूएई वहां डोमिनेट करने लगता है येमेन में, तो सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम होगी कि भाई तुम वहां से आके इधर डोमिनेट करने लगे, एंड यूएई के पार्टनर इसराइल है, तो इसराइल को लगेगा मैं हूथीज को आसानी से टारगेट कर पाऊंगा, एंड साथ ही साथ सऊदी अरेबिया भी तो दब जाएगा अगर वहां पे यूएई की प्रेजेंस ज्यादा हो गई और इसराइल की प्रेजेंस ज्यादा हो गई। तो इसलिए उनको लगा कि भाई इनफ इज इनफ। वंस अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर किसी को फायदा है इन दोनों के बीच में लड़ाई का, ठीक है, जो एसटीसी है एंड जो येमेनीज गवर्नमेंट है, उन दोनों की लड़ाई का अगर किसी को फायदा है, कहते हैं ना दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है, तो फिर वो तीसरा हूथीज ही है यहाँ पर। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं अनकन्फर्म्ड फ्रॉम इट आर एंड एट लीस्ट, जो ये बता रही है कि हूथीज वर इन कांटेक्ट विद सऊदी अरेबिया। तो अगर ऐसा कुछ था तो फिर भाई आपको इनको अंसार अल्लाह ग्रुप को, हूथीज को क्रेडिट देना पड़ेगा कि भाई बैक चैनल डिप्लोमेसी वो मेंटेन करके रखे हुए हैं विद सऊदी अरेबिया, बिकॉज इमिनेंट थ्रेट आज के डेट में यूएई हो रहा था। जिस तरीके से वहां पे कैप्चर करे जा रही थी एसटीसी, अपने फोर्सेस एसटीसी बैक्ड बाय यूएई कैप्चर करी जा रही थी लैंड, सबसे बड़ा इमिनेंट थ्रेट उनके लिए ये हो रहा था। अब भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है इसके बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स चाहेगा कि ट्रूस हो जाए, चाइना एंड ये लोग भी नहीं चाहेंगे कि भाई इतना ज़्यादा एस्केलेट हो जाए कॉन्फ्लिक्ट, इट विल नॉट बी गुड फॉर एनीवन, क्योंकि ये दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं काफ़ी बड़े, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। आप जानते ही हो कि सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान के बीच में भी एक डिफेंस पैक्ट है, नेटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट, जो ये कहता है कि अगर एक पर अटैक होगा तो माना जाएगा कि दोनों पर अटैक हो गया। इसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात की है फ़ोन पे MBS से, मोहम्मद बिन सलमान से, एंड उन्होंने एक्सप्रेस की है कंप्लीट सॉलिडारिटी। तो भाई यहाँ पे आपको काफी भाईचारा देखने को मिल रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, एंड ये सब होता है फॉलोइंग द बॉम्बिंग, ये जो येमेन में पोर्ट सिटी ऑफ मुकाला में हुई है जिसके बारे में हमने आपको बताया, उसके बाद उनकी ऐसी बातचीत हुई है। तो आपको ये भी बताना जरूरी है कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने आपस में पहली बार क्लैश नहीं किया है मिलिटरीली, प्रोबेबली यस, बट सऊदी अरेबिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि यूएई कैसे एक तरफ इतना बड़ा कमर्शियल हब, फाइनेंशियल हब बन चुका है, एंड सऊदी अरेबिया
हैज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। इसलिए फरवरी 2021 में सऊदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये अनाउंस किया था कि अगर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी है जो सऊदी अरेबिया के साथ काम करती है तो उसको अपना रीजनल हेडक्वार्टर यहीं पे सऊदी अरेबिया के अंदर ही बनाना पड़ेगा। ये बहुत ऑफ कोर्स लोगों को लगा कि ये तो भाई डायरेक्ट अटैक है सॉर्ट ऑफ दुबई के ऊपर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो कंपनीज हैं वो अपने रीजनल हेडक्वार्टर रखती हैं दुबई में। अब ये उनको फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप अपने हेडक्वार्टर्स यहाँ पे सऊदी अरेबिया में शिफ्ट करो। एंड इसके अलावा ओपेक में भी थोड़ी बहुत इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो रखी है कि यूएई चाह रहा था कि भाई अपनी ऑयल प्रोडक्शन वो बढ़ा ले, पर सऊदी अरेबिया ये बात नहीं चाहता था। तो ऑफ कोर्स ऐसा कुछ मेजर नहीं है कि ये दोनों आपस में लड़ भिड़ पड़ेंगे, दे नो कि भाई बेस्ट क्या है उनके लिए करने के लिए। बट देखो प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं बीच में, ठीक है, अपोजिंग फोर्सेस को ये लोग बैक करते ही रहते हैं। खासतौर पे जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं इन दोनों के बीच में, स्पेशली कि भाई किसको सपोर्ट करना है किसको सपोर्ट नहीं करना। इसके अलावा एक और जो बड़ी न्यूज़ थी, हमें लगा हम आपसे शेयर कर लें कि काफ़ी प्रोटेस्ट चल रही हैं ईरान में, रीज़न बीइंग हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने इनके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं। जो ईरानियन करेंसी की वैल्यू है टू द डॉलर वो एकदम ही कोलैप्स कर गई। मतलब अगर हम आपको चार्ट दिखाएंगे तो एकदम ही कोलैप्स कर गई, मतलब टोटल कोलैप्स। अब इसको क्या बताएं आपको, 30% 40% कुछ नहीं, टोटल कोलैप्स हो चुकी है वहां की करेंसी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। एंड जो उनका एनुअल इन्फ्लेशन है दैट इज ऑल्सो 42%। तो भाई लोगों की पॉकेट्स काफी हिट हो रही हैं इससे, स्पेशली क्योंकि जितनी भी चीजें इंपोर्ट होकर आती हैं वो तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट है उनकी। ईरानियन गवर्नमेंट ने थोड़ा मेच्योर स्टांस लिया है, उन्होंने कहा है कि भाई हम प्रोटेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड आपकी जो भी मांगे हैं उसको सुना जाएगा। अच्छा, अब एग्जैक्ट रिपोर्टिंग क्या है, बहुत सारी जो वेस्टर्न मीडिया, हम पर्पसली कोशिश कर रहे हैं कि आपको न्यूयॉर्क टाइम्स और इनकी रिपोर्ट ना दिखाएं, क्योंकि वहां पे तो ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा डूम एंड ग्लूम सिनारियो, बिकॉज ऑफ कोर्स वो लोग जो करंट ईरानियन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि ये लोग कोलैप्स ही कर जाए, इसलिए बहुत सारा आपको डेटा फ्रॉम वेस्टर्न मीडिया हम नहीं दिखाना चाह रहे, स्पेशली बिकॉज वी आर आवरसेल्व्स नॉट श्योर कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड कितनी ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ चुकी है। बट ऑफ कोर्स कोई सरप्राइज नहीं है कि एट अराउंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल मिलके, नेतन्याहू गया था ट्रम्प के पास, मिलके इस टाइप के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि हम अटैक कर देंगे, ये कर देंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अटैक करेंगे तो फिर सब एकजुट हो जाएंगे। अब साथ में ये भी बड़ा अनक्लियर है कि भाई ये प्रोटेस्ट प्योरली ऑर्गेनिक है या इसमें कुछ सॉर्ट ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। एंड बात हो रही है मोसाड की। तो अगर इजरायली मीडिया को देखा जाए तो वो तो खुद ही बढ़ चढ़ के बता रहे हैं कि हाँ हम इन्वॉल्व हैं। अगर जेरूसलम पोस्ट देखा जाए तो वो बता रहा है कि मोसाड स्पर्स ईरान प्रोटेस्ट, कि मतलब मोसाड का फुल फ्लेजेड हाथ है। एंड वो कह रहे हैं कि उनके जो एजेंट्स हैं वो वहाँ पे ऑन ग्राउंड भी मौजूद है। एंड यही चीज़ वो लोग फारसी में बता रहे हैं, उनका जो मोसाड का फारसी वाला हैंडल है उसके थ्रू ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है। अब देखो इसमें कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले कि भाई उनका कोई खास हाथ नहीं है, ये प्योरली ऑर्गेनिक है, पर वो बताना चाह रहे हैं कि देखो हमने करवाया, ठीक है। अगर मान लो मोसाड इसके पीछे है देन दिस इज क्लियरली, ये ईरानियन लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई अगर सरकार बने तो हमारे हिसाब से बने, जो सरकार चले हमारे हिसाब से चले, नॉट किसी फॉरेन एलिमेंट के हिसाब से चले, जो कि ऑलरेडी ईरानियन लोग बहुत ज़्यादा सह चुके हैं। जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे मोजादे, उनका कू करा दिया था CIA ने, MI6 ने, एंड शाह को बिठा दिया था एज अ पपेट, ताकि उनका जितना भी ऑयल है उसको कंट्रोल कर सकें कौन, आपके वेस्टर्न एलाइज। देखो रीजंस फॉर प्रोटेस्ट लेजिट साउंड करते हैं एंड ईरानियन गवर्नमेंट भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई फॉरेन पावर आके इसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि इजराइल एक्चुअली क्या चाहता है, वो तो ईरान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहता है। एंड इसका कोई सीक्रेट भी नहीं है, वो तो ओपनली आके बताते हैं ये बात। क्लियरली उन लोग के बेस्ट इंटरेस्ट तो है नहीं फॉर द ईरानियन पीपल। एंड ये भी जानना जरूरी है कि सबसे बड़ा रीजन कि ईरान की इकोनॉमी इतने प्रॉब्लम में है वो है यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस। उन्होंने यही सेम चीज़ सीरिया के साथ करी, इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर दी, इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, फ्रैजाइल हो चुकी थी उनकी इकोनॉमी, उनकी आर्मी, के असाद के खिलाफ रजीम चेंज ही हो गया, ठीक है। यही सेम चीज़ ईरान में हो सकता है, कोशिश कराई जा रही हो। अभी क्लियर नहीं कह सकते कि ये प्रोटेस्ट प्योरली ऑर्गेनिक है या फॉरेन एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो भाई 2026 का ऑलरेडी बहुत ही सैड टू से, अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ, इस बहुत ही ऐसा स्टार्ट हो गया है, धमाकेदार स्टार्ट। लेट अस होप कि चीज़ें काम डाउन हो जाए। एंड अगर क्या क्या फ्लैश पॉइंट्स है 2026 में, तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया, उसको जरूर चेकआउट करना।